अब अपने आर्टिकल 12 और 13 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 में आपको पता है राज्य की परिभाषा दी गई है और जो राज्य की डेफिनेशन है उसमें क्या शामिल है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है राज्य में क्या शामिल नहीं है। तो राज्य की जो परिभाषा है उसमें हमारी संसद और संघीय सरकार ये शामिल है 1 नंबर। 2 नंबर पे यहाँ विधानमंडल लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट है उनको शामिल किया गया है। 3 नंबर पे हम बात करें तो हमारी जो लोकल बॉडी हैं उनको शामिल किया गया है। और अगर अपने 4 नंबर की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है और पर्सन कई बार यहीं से पूछता है वो राज्य में कौन शामिल नहीं है, राज्य में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा राज्य की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है। तो मैं बता दूं पहला देखा आपने स्टेट में कौन शामिल है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, फिर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट है, फिर ऑल लोकल बॉडीज हैं। 3 तो सीधा है क्योंकि त्रिस्तरीय सरकार है। चौथा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है अदर ऑथोरिटीज। अदर ऑथोरिटीज ये बहुत महत्वपूर्ण है, अन्य सभी निकाय। अदर ऑथोरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी भारत के राज्य क्षेत्र में आने वाले या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की सरकार संघीय सरकार के अंडर में आने वाले, उनके नियंत्रण में आने वाली सभी संस्थाएं बेतौर राज्य संस्था के तौर पे वो काम करती हैं, वो दैट बिहेव एज ए स्टेट, उनको हम एक राज्य मान के चलेंगे। कुछ विवाद भी हुआ, मैं एग्जांपल दे दूं आपको। यहाँ पर जैसे मान लीजिए LIC है तो वो राज्य होगी या नहीं होगी। तो अगर वो एक राज्य संस्था के रूप में, राज्य की इकाई के रूप में काम कर रही है, भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित है, वो निश्चित रूप से एक स्टेट होगी। तो खूब सारे इसमें विवाद भी हुए। तो यहाँ संसद में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। अन्य सभी निकाय जो बेतौर राज्य संस्था के रूप में काम करते हैं तो वो सारे शामिल होंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि कोई पेपर मिल है और वो पेपर मिल राज्य के द्वारा नियंत्रित है या राज्य की कोई संस्था के रूप में कार्य कर रही है और उससे हमारे जो नागरिक हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो उसे आर्टिकल 12 के तहत राज्य माना जाएगा। अगर अब अपना आर्टिकल 13 है जहाँ से पर्सन आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, अपने मौलिक अधिकारों से असंगत जो विधियाँ हैं, अपने ऐसे कुछ लॉज हैं जो डिरोगेशन अपने हमारी डिरोगेशन करती हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स का, उनके ऊपर इस प्रकार से उससे उनके विरुद्ध हम मान सकते हैं, उनको अनकंसिस्टेंट हैं उनके विरुद्ध, वो हमारे मौलिक अधिकारों से संगत नहीं हैं, उनके विरुद्ध हम मान सकते हैं। तो आर्टिकल 13 है उसे हम आर्टिकल 13 भाग 2 सब क्लोज 2 जो है, आर्टिकल 13 का सब क्लोज 2 जो है वो मौलिक अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है। आर्टिकल 32 को हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार मानते हैं निसंदेह, लेकिन आर्टिकल 13(2) यहाँ जो हम बात करते हैं, HPSC में पिछली बार ये प्रश्न आया था, देखो नेट में प्रश्न पूछा गया कि भारत के संविधान का रक्षा कवच तो आर्टिकल 31B, अगर संवैधानिक हमारे जो अधिकार हैं उनका रक्षा कवच पूछे तो आर्टिकल 13 सब क्लोज 2। अगर अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 RAS 2013 में 16 में प्रश्न पूछा था ये प्री में। तो आर्टिकल 13 इतना इंपॉर्टेंट कैसे है? तो आर्टिकल 13 के 4 सब क्लोज हैं, चौथा तो अब हटा दिया है वर्तमान में। पहला सब क्लोज ये कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ से, यानी जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट में आने से पहले के, यानी भारतीय संविधान के लागू होने से ठीक पहले के भारत के राज्य क्षेत्र में जो विधियां लागू थी वो उस मात्रा तक शून्य होंगी
जिस मात्रा तक वो भाग 3 के उपबंधों का उल्लंघन करती हैं या भाग 3 के साथ मेल नहीं खाती। तो यहाँ हम देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तेरा सब क्लोज 2 में ही सेपरेबिलिटी का सिद्धांत दिया गया है, पृथक्करणता का सिद्धांत दिया गया है। आर्टिकल 13 1 में भी है। यहाँ हमने कोई लॉ है उसको 2 भागों में बांट दिया है। एक वो भाग चाहे संविधान के लागू होने से पहले हो या बाद में हो। यहाँ 13(1) जो है वो केवल और केवल कहाँ लागू होता है? संविधान के लागू होने से पहले की बनी हुई विधियां। जैसे हम बात करें अपना अधिनियम 1935, मान लीजिए अधिनियम 1935 के दौरान ऐसी कोई विधि बनाई हुई है 1861 की, हमारी जो CRPC हैं, IPC हैं, वो 1860-61 की हैं, 61 की हैं, वो हमारे संविधान के लागू होने से पहले की विधियां हैं। अगर वो विधियां हमारे संविधान के लागू होने के बाद हमारे आर्टिकल 3 के खिलाफ जाती हैं, यानी उस समय हथकड़ी लगाना कोई जुर्म नहीं था, लगाते थे, लेकिन आज आर्टिकल 21 के तहत हथकड़ी लगाना एक जुर्म है, मानवीय गरिमा डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग के विरुद्ध है, आत्मसम्मान के विरुद्ध है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा यानी हथकड़ी लगाना जो है आर्टिकल 21 में मानवीय गरिमा के विरुद्ध दिया गया है। किस आर्टिकल में? 13(1) के तहत, क्योंकि ये जो विधि बनी है वो हमारे संविधान के लागू होने से पहले है और वो हमारे जो मौलिक अधिकार है उसको ओवरराइड कर रही है, उससे असंगत है। इसलिए अब मान लीजिए पुलिस पकड़ के लाती है, उसमें कोई बयान वगैरह कराती है, हथकड़ी लगाने का 1861 की जो हमारी CRPC थी, IPC थी, उसमें मान लीजिए किसी उपबंध में ये था, तो सारे उपबंध को हम नष्ट नहीं करेंगे, केवल उस भाग को नष्ट करेंगे जिसमें था। मान लीजिए उस नियम में 5 उपबंध थे, 1 2 3 4 5, और 3 नंबर पे था हथकड़ी लगाना वैध है, तो 3 नंबर को हम डिलीट कर देंगे। इसका मतलब वो सारा तो हमने नहीं किया ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमने उस लॉ को 2 भागों में बांट दिया। यही पृथक्करणता का नियम है, ये आर्टिकल 13 के सब क्लोज 1 और 2 दोनों में लागू होता है। कुछ मेरे मित्र हैं वो ये मानते हैं कि 13 सब क्लोज 2 में ही पृथक्करणता का नियम दिया गया है, जो सही नहीं है। 13(2) है, वहाँ ये बात की है कि स्टेट शैल नॉट मेक, यानी राज्य नहीं बनाएगा, यानी अब संविधान हमारा लागू हो गया है, इसके बाद राज्य नहीं बनाएगा। अब राज्य के पहले से बनाई विधियां हैं वो कब नल और वॉइड होंगी? वो 13(1) में होंगी। 13(2) क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच मेक अवे, यानी जिसके द्वारा हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर हमारा, मान लीजिए उसके ऊपर कॉन्ट्रावेंशन होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का ओवरराइड होता है, तो वो उस मात्रा तक नल एंड वॉइड होंगी जहां तक हमारे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। उस मात्रा तक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उस मात्रा तक। इसका मतलब वो सारी विधि है वो डिलीट नहीं होगी, उस विधि का वो भाग डिलीट होगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसका मतलब यहां हमने फिर पृथक्करणता का नियम अपनाया है, वो लॉ है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। आर्टिकल 13(3) का जो आर्टिकल 13 का सब क्लोज 3 जो है वो हमारी जो लॉ है उसको डिफाइन करता है। इन आर्टिकल में वो कहता है कि लॉ क्या है, लॉ में क्या क्या चीज़ शामिल है। तो वो कहता है इसमें ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बॉयलो, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यानी हमारी विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल आता है। भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समान बल रखने वाली कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ या रूढ़ी प्रथा, ये सारे विधि की परिभाषा में आते हैं और उनको हम नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं। या लॉ इन्फोर्स, यानी जो प्रवर्तक विधि है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी, यानी इसमें 4 नंबर पे ना अदर ऑथोरिटीज, उनके द्वारा अगर कोई संविधान के प्रारंभ से पहले या संविधान के बाद पारित की गई है और उसे निश्चित नहीं कर दिया गया है, तो उसे हम किसी भी विशेष क्षेत्र के अंदर वो जो लागू है या नहीं है उसको हम नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं। तो आर्टिकल 4 जो था उसे हमने संविधान के 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था, अब उसे हटा दिया है। उसमें लिखा था कि जोड़ा है, आर्टिकल सब क्लोज 13 का 4 जो है वो जोड़ा था 24वें संविधान संशोधन से, ये RS 2018 में पूछा था, और उसमें ये लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब संविधान संशोधन के द्वारा अगर हमने कोई विधि बनाई है, संसद ने कोई कानून बनाया है, कोई नियम बनाया है, तो वो आर्टिकल 13(3) के तहत विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी संवैधानिक संशोधन के द्वारा बनाई गई विधि क्या
आर्टिकल 13(3) के तहत लॉ में आती है? तो नहीं आती। आर्टिकल 13(2) जो है उसमें एक केस हुआ रेणु बनाम डिस्ट्रिक्ट एंड जजेज सेशन जज ऑफ 30 हजारी 2014 में। तो इसमें ये कहा गया कि हमारा आर्टिकल 13(2) जो है, आर्टिकल 13(2) जो है वो पैरामाउंटेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसकी सर्वोपरिता को सिद्ध करता है। आर्टिकल 13(2) का मेन ऑब्जेक्ट है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली, इसमें लिखा है पैरामाउंटेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स। ये कहता है कि हमारा आर्टिकल 13(2) उसका मुख्य उद्देश्य है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करना और मौलिक अधिकारों की सर्वोपरिता को बनाए रखना। एक बार दोबारा आर्टिकल 13 को देख लेते हैं। आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 कहता है संविधान के लागू होने से पहले कि अगर कोई विधियां हमारे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं तो वो वहाँ तक शून्य होंगी जहाँ तक इस भाग से असंगत हैं। 13(2) कहता है राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगा, यानी लागू होने के बाद नहीं बनाएगा, जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती हैं और उस मात्रा तक वो उल्लंघन, जहाँ जिस मात्रा तक उल्लंघन करती है वहाँ तक उसको रद्द कर दिया जाएगा। 13(3) में विधि की परिभाषा है, याद रखना है। यहाँ आपको बता दूं अध्यादेश शब्द बहुत बार आता है कि अध्यादेश विधि है कि नहीं है। अध्यादेश विधि है, आदेश विधि है, प्रथा विधि है, नियम विधि है, उपविधि विधि है, विनियम विधि है, अधिसूचना विधि है। विधि क्या नहीं है ये आर्टिकल 13(4) में बताया है। 24वें संविधान संशोधन से बताया कि अगर संसद संविधान संशोधन 368 के तहत कोई करती है तो वो विधि नहीं है।